नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए करंट अफेयर, जिसमें आज हम जनवरी 2022 का पर्यावरण एवं जैव विविधता का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सामूहिक विलोपन। सामूहिक विलोपन क्या है? सामूहिक विलोपन से तात्पर्य प्रजातियों के विलुप्त होने की दर में अत्यधिक वृद्धि होने अथवा अल्प भूगर्भिक अवधि के दौरान पृथ्वी के 3/4 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाने से है। सिंपल शब्दों में, जब ये जो जीव जंतुओं की, वनस्पतियों की जो प्रजातियां हैं वो एकाएक तरीके से एकाएक विलुप्त होने लगे, बहुत तीव्र गति से वो विलुप्त होने लगे और पृथ्वी की लगभग 3/4 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाएं, तो उसी को सामूहिक विलोपन कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर इससे पूर्व 5 सामूहिक विलोपन हो चुके हैं, जिसमें से नवीनतम यानी कि 5वां 65 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था और इसके कारण डायनासोर पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त हो गए थे। ठीक है, 5 विलोपन हो चुके हैं। 5वां जो है वो 65 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसमें डायनासोर को चट कर गया था। पूर्व में हुए इन विलोपन की घटनाओं का कारण प्राकृतिक था, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री ऑक्सीजन की कमी और क्षुद्रग्रह के साथ टकराव आदि प्रमुख कारण थे। मतलब इसमें विशेष बात यह है कि इसके पहले जितने विलोपन हुए हैं वो सब के सब प्राकृतिक कारणों से हुए थे, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री ऑक्सीजन में कमी अथवा क्षुद्रग्रहों से टकराव की वजह से। अब वर्तमान में जो विलोपन हो रहा है वो 6वां विलोपन है, जिसे एंथ्रोपोसीन विलोपन के रूप में जाना जा रहा है। किस रूप में? एंथ्रोपोसीन विलोपन। 6वां सामूहिक विलोपन एक प्राकृतिक घटना नहीं है, यानी कि ये प्राकृतिक वजह से नहीं हो रहा। शोधकर्ताओं के अनुसार नवीनतम सामूहिक विलोपन का कारण मनुष्यों द्वारा पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर किए जाने वाली हेरफेर को बताया। मतलब अब तक जितने विलोपन हो चुके हैं वो सब प्राकृतिक कारणों से थे, लेकिन ये विलोपन जिसे एंथ्रोपोसीन कहा जा रहा है ये मानव जनित कारणों से हो रहा है। विलोपन क्या है? विलोपन एक तरीके से विभिन्न प्रजातियों का, जंतु और वनस्पति प्रजातियों के तीव्र गति से विलुप्त होने की प्रक्रिया है, जिसमें लगभग 3/4 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है। दूसरा, स्वैम्प डियर। ठीक है, दूसरा है स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर भारतीय उपमहाद्वीप में 12 सिंघा, स्वैम्प डियर को ही 12 सिंघा कहते हैं, कि 3 उप प्रजातियां पाई जाती हैं। वेस्टर्न स्वैम्प डियर, साउथर्न स्वैम्प डियर और ईस्टर्न स्वैम्प डियर। ठीक है। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं भारतीय उपमहाद्वीप में? 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब देखिए, वेस्टर्न स्वैम्प डियर जो है वो नेपाल में पाया जाता है। साउथ स्वैम्प डियर जो है मध्य और उत्तर भारत में पाया जाता है। और डार्ट ग्राउंड बारहसिंघा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डार्ट ग्राउंड बारहसिंघा। और ईस्टर्न स्वैम्प डियर कांजीरंगा और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में 3 उप प्रजातियां पाई जाती हैं स्वैम्प डियर की। वेस्टर्न, मतलब पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी। ठीक है। तो ये जो पश्चिमी है वो नेपाल है, दक्षिणी जो है वो मध्य और उत्तर भारत है, जिसको डार्ट ग्राउंड बारहसिंघा भी कहते हैं इस स्वैम्प डियर को। और ईस्टर्न यानी कि पूर्व वाला जो है वो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो स्वैम्प डियर यानी कि बारहसिंघा है, ये IUCN की रेड डाटा बुक में सुवेध श्रेणी में है। साइट्स की सूची में परिशिष्ट 1 पे है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है। IUCN सुभेद साइट्स परिशिष्ट 1 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1। बारहसिंघा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। क्या है? राजकीय पशु। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। स्वैम्प डियर मतलब बारहसिंघा, ध्यान रह जाए। देखिए, अगला टॉपिक है फिम्ब्रिस्टाइलिस सुनिली और नेनोटिस प्रभुई। फिम्ब्रिस्टाइलिस सुनिली, नेनोटिस प्रभुई, ये क्या है? ये एक तरीके से पादप प्रजातियां हैं जो नई खोजी गई हैं। तो एक एक को देखते हैं।
फ्रिम्बिस्टाइलिस सुनेली फ्रिम्बिस्टाइलिस सुनेली तिरुवनंतपुरम में पोनमुड़ी पहाड़ियों के घास के मैदान में पाई जाने वाली एक पादप प्रजाति है और आयुसीएन में ये अपर्याप्त विवरण में सूचीबद्ध है। क्या है ये सुनीली जो है, ये वाला थोड़ा टफ पड़ेगा नाम, ये लास्ट वाले नाम याद रखिए। सुनीली जो है वो तिरुवनंतपुरम, ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम के पोनमुड़ी पहाड़ियों के घास के मैदान में पाई जाने वाली पादप प्रजाति। पादप मतलब पेड़ पौधों वनस्पतियों की एक प्रजाति है। और नेनोटिस प्रभुई जो है, यानी कि प्रभुई जो है वो वायनाड के चेम्बारा पीक घास के मैदान में खोजी गई एक पादप प्रजाति है। ये कहाँ खोजी गई है? देखिए, जो सुनीली है वो तिरुवनंतपुरम के पोनमुड़ी पहाड़ियों के घास के मैदान में है, और जो प्रभुई है वो वायनाड के चिम्बरा पीक के घास के मैदान में है। दोनों पादप प्रजातियां हैं, ठीक है। आयुसीएन की सूची में दोनों अपर्याप्त विवरण के साथ उपलब्ध हैं। और जो ये प्रभुई नेनोटिस प्रभुई, ये रूबिएसी फैमिली की है। किसकी है? रूबिएसी फैमिली की, ठीक है। अब हम देखते हैं चीता के बारे में। चीता का वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेटस है। एसिनोनिक्स जुबेटस। चीता की सबसे बड़ी आबादी 6 देशों में है, जिसमें नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, मोजाम्बिक, जाम्बिया। ये सब अफ्रीका के जो दक्षिणी क्षेत्रों में अफ्रीकी देश हैं उनमें हैं स्पेशली। नामीबिया में चीते सर्वाधिक पाए जाते हैं, जिस कारण इसे विश्व चीता की राजधानी कहा जाता है। क्या क्या है चीता के बारे में? चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिनोनिक्स जुबेटस। 6 सबसे बड़े देशों में, जिसमें नामीबिया सबसे ज़्यादा चीता पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे बोत्सवाना, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, मोजाम्बिक और जाम्बिया है। नामीबिया में सबसे अधिक पाए जाते हैं, इसीलिए इसे विश्व चीता की राजधानी कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें चीता के बारे में कुछ और, तो आयुसीएन की रेड डाटा बुक में ये सुभेद्य श्रेणी में शामिल है। कहाँ है? सुभेद्य है आयुसीएन की रेड डाटा बुक में। नोट, अभी तक हमने क्या देखा? चीता देखा, लेकिन हम थोड़ा एशियाई चीते के बारे में कुछ बात जानते हैं। एशियाई चीता आयुसीएन की रेड डाटा बुक में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत है और माना जाता है यह केवल ईरान में ही उपलब्ध है। बाघ और चीता दोनों जो है वो फेलिडी कुल से संबंधित हैं। क्या क्या याद रखना है? एशियाई चीता गंभीर रूप से लुप्तप्राय, जबकि देखो चीता जो है वो सुभेद्य श्रेणी में है। आयुसीएन की रेड डाटा बुक में चीता जो है वो सुभेद्य श्रेणी में है, लेकिन एशियाई चीता गंभीर रूप से लुप्तप्राय में है। और एशियाई चीता केवल और केवल ईरान में पाया जाता है। और बाघ और चीता दोनों ही जो होते हैं वो फेलिडी कुल के जीव हैं। फेलिडी कुल की प्रजाति हैं, फेलिडी कुल के जीव हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, हरित ऊर्जा गलियारा चरण 1। इस परियोजना को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में लागू किया जा रहा है। सबसे पहले सिर्फ इतना जानना है कि हरित ऊर्जा गलियारा के प्रथम चरण को किन किन राज्यों में लागू किया जा रहा है। प्रथम चरण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। देखिए, 2 दक्षिण के हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, और एक हिमाचल प्रदेश, याद रखें। तो ये हरित ऊर्जा गलियारा के प्रथम चरण के अंतर्गत ही है कि प्रथम चरण में क्या रखा गया है? 24 गीगावाट अच्छे ऊर्जा उत्पन्न करना, जिसे 2022 तक पूरा करना है। 22,600 MVA सब स्टेशन और 9700 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना है, ठीक है, इस योजना के तहत। और इसमें 10,141 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार 4,056 करोड़ रुपए का योगदान कर रही है। कुल मिला के ये समझें कि हरित ऊर्जा गलियारा के प्रथम चरण को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में लागू किया जा रहा है। इसमें इसका लक्ष्य क्या है कि इसमें 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करना है और इसे 2022 तक पूरा करना है। इसके अंतर्गत 22,600 MVA सब स्टेशन और 97,000 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जाएंगी। और इसी परियोजना की जो लागत है वो 10,141 करोड़ रुपए है, जिसमें 4,056 करोड़ रुपए केंद्र सरकार योगदान कर रही है। और अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में 7 राज्यों में लागू की जा रही है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ठीक है। किस राज्यों में? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान, केरल, कर्नाटक,
हिमाचल प्रदेश, गुजरात। पिछले वाले में से उत्तर प्रदेश नया है, केरल नया है, ठीक है, कर्नाटका एक्स्ट्रा है, और ये 4 के 4 स्टेट पुराने वाले ही हैं। तो दूसरे चरण में इन राज्यों को टारगेट किया गया है और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 परियोजना को 2021-22 से 25-26 तक, चरण 1 जो था वो 2022 तक था, तो 2022 के बाद से 25-26 तक की अवधि तक चरण 2 को लागू किया जाएगा और इसके अंतर्गत 10,750 किलोमीटर ट्रांसमिशन यानी कि पारेषण लाइनों का निर्माण किया जाएगा और 27,500 MVA मेगा वोल्ट एम्पियर के सब स्टेशनों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब हम तुलना करें अगर चरण 1 और चरण 2 की, तो देखिए चरण ए में जो है वो 6 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, जिसमें से चरण 2 में जो है वो 7 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। और अगर दोनों चरणों में अगर हम देखें तो तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान ये दोनों में कॉमन है। और प्रथम चरण में जो अतिरिक्त राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ही है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है। जबकि दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक अतिरिक्त राज्य हैं, बाकी 4 राज्य दोनों में सेम है। ये जो है 2022 तक, चरण 1 को 2022 तक पूरा करना है, चरण 2 को 2026 तक पूरा करना है। ठीक है, चरण 1 के अंतर्गत 22,600 MVA सब स्टेशन को जोड़ा जाएगा, चरण 2 के अंतर्गत 27,500 MVA मेगा वोल्ट एम्पियर सब स्टेशनों को जोड़ा जाएगा। चरण 1 के अंतर्गत 97,000 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जाएंगी, चरण 2 के अंतर्गत 10,750 किलोमीटर ट्रांसमिशन यानी कि पारेषण लाइनें बिछाई जाएंगी। चरण 1 के अंतर्गत 9,700 और चरण 2 के अंतर्गत 10,750। ठीक है, तो ये था हरित ऊर्जा गलियारा जिसे 2 चरणों में लागू किया जा रहा है, एक चरण को 2022 तक और दूसरे को 2022 के बाद से 2026 तक के बीच लागू किया जाएगा। अगला टॉपिक है सफ़ेद गैंडा। सफ़ेद गैंडा ये मुख्यतः दक्षिण व मध्य अफ्रीका में पाया जा रहा है। इसका वैज्ञानिक नाम सेराटोथेरियम है, सेराटोथेरियम सिमम है। यह गैंडे की सबसे बड़ी प्रजाति है। इसकी 2 प्रजातियां हैं, दक्षिणी सफ़ेद गैंडा और उत्तरी सफ़ेद गैंडा। दक्षिणी जो है इसकी लगभग 20,000 जनसंख्या, 20,000 के आसपास जनसंख्या है। उत्तरी जो है वो गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में, आयुष्मान की रेड डाटा बुक में गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। सफ़ेद गैंडा मुख्य क्षेत्र दक्षिण व मध्य अफ्रीका, वैज्ञानिक नाम सेराटोथेरियम सिमम। गैंडों की सबसे बड़ी प्रजाति, 2 प्रजातियाँ, सफ़ेद दक्षिणी गैंडा और दक्षिणी सफ़ेद और उत्तरी सफ़ेद गैंडा। दक्षिणी की जो है वो पर्याप्त संख्या है 20,000 के आसपास, और उत्तरी जो है वो गंभीर रूप से लुप्तप्राय है आयुष्मान की रेड डाटा बुक में। 7वां टॉपिक है आइस फिश। इसका वैज्ञानिक नाम है नियोपैगेटोप्सिस एनाह। इसकी खोज फरवरी 2021 में की गई है। इसके खून का रंग पारदर्शी होता है क्योंकि इसमें RBC और हीमोग्लोबिन का अभाव पाया जाता है। त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन का अवशोषण करती है। ये मतलब ये ऑक्सीजन श्वसन क्रिया कैसे करती है? त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन का अवशोषण करती है। ठीक है, आइस फिश एक तरीके से मछली है, ये एक तरीके की ये मछली की प्रजाति है। आइस फिश जो है इसका वैज्ञानिक नाम नियोपैगेटोप्सिस एनाह है। फरवरी 2021 में खोजी गई है। इसका खून पारदर्शी होता है क्योंकि RBC और हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो ये सांस कैसे लेती है? त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन का अवशोषण करती है। कि मुख्य रूप से पाई कहाँ जाती है? तो वेडल सागर में पाई जाती है। 900 से 200 मीटर की गहराई में पाई जाती है और टेम्परेचर 35 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में ये पाई जाती है। अगला हम देखते हैं मिस केरल भी एक मछली ही है। मिस केरल क्या है? एक मछली है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम पुंटियस डेनिसोनी है। पुंटियस डेनिसोनी। क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक और केरल का क्षेत्र है। प्रजाति इसकी डेनिस बॉर्ब है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2021 वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 की अनुसूची 1 में शामिल है।
कहाँ शामिल है? अनुसूची 1 में शामिल है। आइस फिश। मिस केरल क्या है? मछली है। कहाँ पाई जा रही? कर्नाटक, केरल में। प्रजाति डेनिस बॉर्ब है और वैज्ञानिक नाम पुंटियस डेनिसोनी है। ये अनुसूची 1 में है। किसके? वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 के अनुसूची 1 में सम्मिलित है। इसी के साथ पर्यावरण का जनवरी 2022 के पर्यावरण का एक सेगमेंट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।